नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूं मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। धामी सरकार का महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस। उत्तराखंड की 3 लाख बहनें बनी लखपति दीदी। सीएम ने कहा 2 लाख और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी होगा जल्द पूरा। युवा आयोग के गठन के लिए ऐलान पर बीजेपी युवा मोर्चा ने जताया सीएम धामी का आभार। खटीमा में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जताई खुशी। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा 20 फरवरी 2027 से पहले हो जाएगी विधानसभा चुनाव, इसके बाद होगी परीक्षाएं। उत्तराखंड में संचालित होते रहेंगे कम छात्रों की संख्या वाले स्कूल। मंत्री धन सिंह ने कहा 1 छात्र वाला स्कूल भी नहीं होगा बंद। सरकार का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना। खबर विस्तार में। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। भाजपा ने प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों के लिए नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं, जबकि कुछ पहले से तैनात पदाधिकारी में भी संशोधन किया गया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने कहा कि इन नियुक्तियों का मकसद संगठन को और मजबूत करना और पार्टी के काम को तेज गति देना है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता अभियान के तहत घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएंगे। भाजपा का फोकस अब जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो हमारे प्रदेश में 19 संगठनात्मक जिले हैं, उनके हमारे जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी पूर्व में ही बनाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन, कुछ नामों को इधर से उधर उनका परिवर्तन किया गया है और 19 संगठनात्मक जिलों में हमने अपने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो निश्चित रूप से आगामी 2027 के चुनाव के मद्देनज़र हम जिलों को और सशक्त करने के लिए और जिलों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, जो संगठनात्मक कार्य हैं और जो हमारे सरकार की जो आम जनता के जो महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई गई हैं, उसका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर भाजपा नेताओं की सोशल मीडिया पर सामने आ रही बयानबाजी के बीच भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर दिए जाने वाली बयानों से संगठन का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा और डबल इंजन की सरकार जनता के बीच रहकर लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं से मंडल और विधानसभा स्तर पर विकास कार्यों का फीडबैक लिया जा रहा है और चुनाव से पहले अधूरे काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दीप्ति रावत ने कहा कि कार्यकर्ता के लिए अपनी बात रखने का संगठन में उचित मंच है और हर बात को गंभीरता से सुना जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि सही फोरम हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा, और ख़ास तौर पर जो डबल इंजन की सरकार है, हमारी मोदी जी की, धामी जी की सरकार है, वो लगातार जनता के बीच में रहती है, काम भी करती है। और विकास एक ऐसा काम है, मैं कहूँगी कि डेवलपमेंट जो होता है या विकास जो होता है वो कभी रुकता नहीं है, लगातार होता रहता है। अब हम इस साल 5 साल करेंगे तो आगे भी 5 साल होगा। तो आप ये सोचिए कि आज जो विकसित देश हैं वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ भी आज और भी गुंजाइश है काम होने की। जो हमसे और हम कह सकते हैं कि 50 साल आगे के देश हैं, वहाँ भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है। देहरादून में टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जांच की और जागरूकता की रफ्तार बढ़ा दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 100 डेज टीबी प्रोग्राम के दूसरे चरण में जिले के सभी 169 संवेदनशील क्षेत्र में 100% स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। जिले में अब तक 5215 टीबी मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें 3884 मरीज वर्तमान में उपचार ले रहे हैं। वहीं 3270 मरीजों को शिक्षित निष्क्रिय मिश्रों में माध्यम से पोषण किट उपलब्ध कराई गई है। टीबी मुक्त अभियान के तहत विशेष शिविरों और हेडलैंड मशीनों से जांच जारी, जबकि 409 में से 155 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश हमें भारत सरकार के द्वारा मिलते हैं, जो भी हमारे स्टेट NHM के द्वारा हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, उनका हम पालन करते हैं। और उसी कड़ी में जैसे 100 डेज टीबी प्रोग्राम चला था सेकंड फेज का, उसमें हमने जो हमारे 189 जो वल्नरेबल एरिया थे जिसमें कि हमें स्क्रीनिंग की जानी थी, तो वो हमने पूरा उसको अचीव किया, 100% उसको अचीव किया है।
और इसमें अभी तक हम बात करें तो लगभग हमारे जनपद में 5215 जो टीबी के मरीज अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं और एट प्रेजेंट 3848 मरीज जो हैं वो एक्टिव हैं, जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देहरादून और पौड़ी समेत कई जिलों में 81 से 82 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे में देहरादून और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में भी भारी बारिश की संभावना है। 22 और 23 अगस्त को प्रदेश भर में येलो अलर्ट रहेगा और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बौछार पड़ सकती है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्र में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हम देखें तो चेतावनी अभी अब जो है जो अभी परिस्थितियां थोड़ा सा बदल गई है तो उतना नहीं है। हालांकि फिर भी अगले 24 घंटे के लिए बागेश्वर जनपद, देहरादून जनपद है, वहाँ पे जो है ऑरेंज अलर्ट है, जहाँ की भारी से बहुत भारी बारिश होने के चांसेस है और साथ साथ में वर्षा की तीव्र से अति तीव्रता होने के चांसेस है। बाकी भारी बारिश के चांसेस अफवाहों के कुछ जनपदों और भी जैसे पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर, चंपावत जैसे जनपद है और गढ़वाल में भी जो है टिहरी और पौड़ी और हरिद्वार जैसे जनपद है जहाँ पे ये सब चांसेस बन सकते हैं। चमोली के पिपलकोटी में 13 अगस्त को हुई टनल हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है। अब हादसे के कारण की जांच के आदेश दिए गए हैं। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि टनल के भीतर काफी मात्रा में सिल्ट जमा है, जिसे हटाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि TSDC को रेलवे लाइन का निर्माण कर रही कंपनी से भी टनल का तकनीक परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस हादसे के कारण की जांच में तकनीक मदद मिलेगी। जो मलबा अभी है उसके अंदर तो वो निकाला जा रहा है टनल के अंदर और उसके बाद ये लोग अपना परीक्षण कराएंगे। परीक्षण करा के मैंने इनको सजेस्ट किया कि जो रेलवे की टनल बना रहे हैं उनके भी विशेषज्ञों से वो परामर्श कर लें और इनके जो दिल्ली से टीम आई हुई है वो भी देख रही है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उसके बाद वो लोग अपना उचित निर्णय लेंगे और इसमें कोई प्रशासनिक निर्णय तो नहीं ले सकते। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आ रही है। शास्त्री नगर में जल भराव के बाद नगर निगम के कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। इस पर महापौर सौरभ थपलियाल ने कहा कि शहर में जल भराव की बड़ी वजह नालियों पर हुआ अतिक्रमण है। उन्होंने बताया कि कई जगह लोगों ने नालियों पर निर्माण और रेप बना दिए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर नालियों पूरी तरह ढक दी गई है। इससे बारिश का पानी नालियों में जाने के बजाय सड़कों पर जमा हो रहा है। महापौर ने कहा कि निगम के JCB और अन्य मशीन लगातार अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिए हैं और टीम लगातार व्यवस्था सुधारने में जुटी है। जो कई लोगों ने क्या है मकान अपने बना के और ऐसा कर दिया है कि नालियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। कई जगह नालियों के ऊपर और उन्होंने रैंप बना दिए हैं, नालियां ढक दी गई हैं। इसकी वजह से जो नालियों में पानी बह सकता था वो भी सड़कों में बह रहा है। तो इसकी वजह से इस प्रकार की जो घटनाएं देखने को आती हैं। अभी हमने आज अपने निगम से JCB मशीन और छोटी जो बॉबकट मशीनें हैं ये हमने भेजी हैं क्षेत्र में। जहाँ पे भी इस प्रकार का अतिक्रमण होगा उन अतिक्रमणों को वहाँ से तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। उत्तराखंड में कम छात्र संख्या वाले स्कूल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ना तो कोई स्कूल बंद हुआ है और ना ही कोई स्कूल बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी स्कूल में सिर्फ एक बच्चा भी पढ़ रहा है तो वो स्कूल भी संचालित किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक उत्तराखंड में करीब 22,000 स्कूल है, जिनमें से लगभग 70,000 सरकारी और 5,000 निजी स्कूल शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सूचना आपके पास है बहुत गलत सूचना है। राज्य सरकार एक भी स्कूल बंद नहीं करने वाली है, चाहे वहाँ एक ही बच्चा क्यों ना। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ 9.5 वर्षों में हमने एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला है। हमारी सरकार जो है सबका साथ सबके विकास पे काम कर रही है। और मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ
कि हम एक भी स्कूल कोई बंद नहीं करने जा रहे। सर ये डेटा जो जन सुरक्षा और व्यापक जनहित में अस्थायी रूप से स्थगित श्री महामहेश्वर धाम क्षेत्र 2026 को फिर से शुरू कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी उखीमठ और संबंधित विभाग के स्थलीय रिपोर्ट के आधार पर यात्रा दोबारा संचालित करने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। ट्रॉली स्थल पर भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। यात्रियों के आवागमन को व्यवस्थित करने के साथ महिला और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सहायता तथा आपात स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। श्री मदमेश्वर धाम को जाने वाले तीर्थ यात्रियों की और वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी सुविधा को देखते हुए श्री मदमेश्वर धाम की यात्रा को पुनः प्रारंभ किया गया है। इसमें जो हमारे PWD डिपार्टमेंट है, पुलिस है और जो हमारे अन्य विभाग है जैसे आपदा और SDM, इन सभी के द्वारा उसमें कार्रवाई भी की जानी है। इसमें जो वहाँ पे ट्रॉली सिस्टम है उसके ऑपरेट करने का जो टाइमिंग है वो भी फिक्स किया गया है, मेंटेनेंस का टाइम भी फिक्स किया गया है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, स्थानीय निवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस यात्रा व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी वहाँ लगे हैं और जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन करें। साथ ही साथ जो हमारा वहाँ स्टाफ लगा है उनके साथ ही शालीन व्यवहार करें। भाजपा के पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उन खबरों पर सवाल उठाए हैं जिनमें भाजपा के 32 विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें चलाने से पहले उनके विधानसभा क्षेत्र पुरोला में हुए विकास कार्यों को आकर देखा जा सकता है। विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण समेत क्षेत्र में कई विकास कार्य किए गए हैं और जनता भी इन कार्यों को देख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पर सवाल उठाने से पहले जमीनी हकीकत को समझाना जरूरी है। दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि भाजपा सरकार हर समय जनता के साथ खड़ी है और विकास कार्य लगातार जारी है। देखिए, मैं आपको एक बात तो अजूबे की बात है, जिसने भी उस न्यूज़ को चलाया मुझे लगता है शायद उसका धरातल पे कुछ है ही नहीं। वो हवाई फायर मारने वाला व्यक्ति है और मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो पत्रकारिता ही छोड़ देनी चाहिए। भाई किस बेस पे वो 32 विधायकों के नाम ले रहा है? 32 विधायकों का मतलब तो उसका, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कह दिया कि 32 विधायकों का मतलब है सरकार खत्म, इट मीन सरकार खत्म होगी, तो ये जो इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं इनकी दलाली की दुकानें बंद हो गई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने छात्र के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने झारखंड में छात्र के आंदोलन के दौरान हुई कथित कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। उनियाल ने कहा कि दिल्ली में छात्र के प्रदर्शन पर राजनीति करने वाली कांग्रेस झारखंड की घटना पर मौन क्यों है। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित और मेहनत करने वाली युवाओं के साथ न्याय हो। सवाल शिक्षा प्रणाली का नहीं है। अगर कहीं पर भी सरकारी नौकरियों में धांधली हो, भ्रष्टाचार हो या पेपर आउट होने का मामला हो या नकल कराई जाए, ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ छात्रों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। और यही कारण था कि आपने देखा कि पूरे देश के अंदर पहला नकल विरोधी सख्त कानून हम लोग लेके आए और आज भारत सरकार भी एक सख्त कानून लेके आई है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। झारखंड में जो कुछ हुआ वहाँ पर रोजगार की मांग कर रहे बच्चों पर जिस तरह से कटीले तार बिछा के रोकने का प्रयास किया गया, और वही दल जो दिल्ली में की घटना की निंदा करता है और झारखंड में खुद स्वयं ही सत्ता का भागीदार होकर के इससे छात्रों के साथ जो बर्बरता दिखाई गई है, ये दोहरे चरित्र को भी दिखाता है। देहरादून में भागवत कथा और धार्मिक आयोजन में महिलाओं के गले से चेन और मंगलसूत्र चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पटेल नगर पुलिस ने पंजाब के पटियाला के समाना गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए धार्मिक आयोजन की जानकारी जुटाते थे और भजन कीर्तन में शामिल होकर महिलाओं को निशाना बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 सोने की चेन, 10,000 रुपए नकद, चेन काटने वाला कटर और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और पूर्व की बरामद के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। खटीमा में अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार वीरेंद्र सजवान को सौंपकर एकत्रीकृत शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की मांग की है। समाज सेवी उत्तम कुमार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में ITI, पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग,
आधुनिक लाइब्रेरी, छात्रावास और बहुउद्देशीय भवन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। समाज के लोगों का कहना है कि संस्थान बनने से युवाओं को गुरुत्वपूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री के साथ संवाद के दौरान भी यह मांग रखी गई थी और सकारात्मक आश्वासन मिला था। अब समाज ने सरकार से जल्द स्वीकृत और कार्रवाई की मांग की है। इसी समाज की तरफ से एक एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन में हमने शैक्षणिक संस्थान की मांग की है, जिसमें एकीकृत संस्थान है, जिसमें ITI है, पोली है, छात्रा आवास है उसमें, और एक बहुउद्देशीय भवन की मांग की गई है। और उस मांग में जो ये एससी समाज के बच्चों के लिए आज तक नहीं है। आज अनुसूचित जाति के एक प्रतिनिधि मंडल खटीमा का अभी एक माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें उनकी मांग थी कि हमारे द्वारा पूर्व में भी अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक या अन्य गतिविधियों के लिए एक खटीमा में कोई प्रतिष्ठान स्थापित कर दिया जाए। तो उसी संदर्भ में उनके द्वारा पुनः ज्ञापन दिया गया कि जैसे कि ITI या छात्रावास, लाइब्रेरी वगैरह एकीकृत रूप से खटीमा में स्थान बनाया, जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी व्यक्ति छात्र छात्राएं हैं वो उसका लाभ ले सकें। पिछले 8 महीनों से धरने पर बैठे नरसिंह एकता मंच ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हैं। मंच के प्रदेश अध्यक्ष नवल पुंडरी ने दावा किया कि हाल ही में हुई नर्सिंग परीक्षा में धांधली और पेशों के लेन देन के कथित सबूत सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में DG हेल्थ कार्यालय के कुछ अधिकारियों के नाम भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। मंच में सरकार पे परीक्षा तत्काल निरस्त कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नवल पुंडरी ने कहा कि मंच लंबे समय से परीक्षा निरस्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रही है। ये नरसिंह एकता मंच का 8 महीने से धरना चल रहा था अपनी वर्षवार भर्ती को। तमाम हम लोगों के द्वारा बाइट दी जा रही थी कि इस पेपर में कहीं ना कहीं एग्जाम कराने के लेकर कुछ अधिकारियों का या किसी लोगों का कुछ ना कुछ तो हाथ है। अन्यथा आप देखिए कि जब टंकी प्रकरण हुआ था उसके बाद हमें लेटर में दिया गया था, शासन प्रशासन के द्वारा आगे वो लेटर भिजवाया गया था। खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि मैं हिमाचल की तर्ज पे इन लोगों के लिए कुछ सोच रहा हूँ। DG हेल्थ मैम के द्वारा लेटर दिया गया, साथ ही साथ चयन बोर्ड के द्वारा माननीय सचिव महोदय को लेटर लिखा गया कि इस समय प्रकरण इतना ये हॉट है वो पूरे प्रदेश में, क्या एग्जाम कराना इस समय सही है। बिना उसके जवाब देते हुए परीक्षा करवा दी जाती है 25 तारीख को। उसके बावजूद अभी 2 दिन पहले ETV उत्तराखंड की तरफ से एक जो न्यूज़ सर्कुलेट होती है जिसमें 32 लाख का दावा किया गया था कि 32 लाख रुपए में एक ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे जो चारूचंद्र जोशी नाम का लड़का है उसने मतलब कि सादे का झांसा देके नर्सिंग परीक्षा में धांधली की और उन्होंने ये बताया कि मेरे तार जो मिले हुए हैं DG हेल्थ तक के तार अधिकारियों के साथ हैं, मेरे मंत्रियों के साथ तक के तार है, बड़े लेवल के मेरे तार हैं। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समय से पहले चुनाव की चर्चाएं तेज है। जनवरी से प्रदेश में अर्धकुंभ शुरू होने और फरवरी में परीक्षाओं को देखते हुए चुनाव की संभावित तारीख को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। हालांकि अभी चुनाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इस बीच कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि 20 फरवरी के बाद परीक्षा है, इसलिए चुनाव 20 फरवरी से पहले ही होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सूचना की तारीख का अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग करेगा और उसके निर्देश का अनुसार सरकार तैयार करेंगे। क्योंकि 20 फरवरी के बाद परीक्षाएं हैं, इसलिए 20 फरवरी से पहले इलेक्शन होंगे, समय पे ही होंगे। मुझे लगता है कि जो भ्रांतियां जो फैल रही है वो तर्कसंगत नहीं है और जब भी इलेक्शन होंगे तो आप सबको पता चल ही जाएगा। और इलेक्शन के जो करवाने वाले हैं, इलेक्शन के जो हमारे चुनाव संचालन करते हैं प्रदेश में, देश में, और चुनाव आयोग जो भी चाहेगा उसके तहत हम करें। हल्द्वानी के गोरापड़ा में देर रात एक कार्यालय में हथियारबंद बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की बरामद को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कार्यालय में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, तभी 10 से अधिक बदमाशों ने धावा बोलकर करीब 8 लाख रुपए की नकदी, सोने की चेन और अंगूठियां लूट ली। बदमाश 12 मोबाइल और CCTV की DVR भी अपने साथ ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। SP सिटी मनोज कल्याण ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 4 टीम लगाई गई है और आसपास लोगों कैमरे में 2 संदिग्ध वाहन नजर आए हैं। पुलिस जल्द बरामद का खुलासा करने का दावा कर रही है।
देर रात वादी श्री नारायण दास के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एक सेटअप में जो कि कोरा पड़ाव क्षेत्र में है, वहाँ पर वो और उनके कुछ साथी वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। 10-12 लोग ये वहाँ पर मौजूद थे। उसी समय कुछ हथियारबंद लोग आए जो कि संख्या में 8 से 10 थे और इन्होंने उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान वहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए कैश और उनके कुछ जो चेन थी और अंगूठी इत्यादि भी उनसे लूटा गया। और इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल इसमें हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें हम लोगों ने विभिन्न टीमों का गठन किया है जो मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं, सीसीटीवी का सर्वेलेंस कर रही हैं और साथ में बाकी इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर रही हैं और हमें उम्मीद है जल्दी इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में पहले युवा आयोग के गठन की घोषणा किए जाने पर खटीमा में भाजयुमो कार्यकर्ता ने जश्न मनाया। कार्यकर्ता ने मुख्य चौक पर आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशी जताई और मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाए। भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट ने कहा कि युवा आयोग का गठन प्रदेश के युवाओं के हित में महत्वपूर्ण कदम है। आयोग के जरिए रोजगार, शिक्षा, स्वरोजगार, कौशल विकास और युवा कल्याण से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने प्रभावी तरीके से रखा जा सकेगा। जिला महामंत्री शशांक वर्मा ने कहा कि लंबे समय से युवाओं को ऐसे मंच की जरूरत थी जहां उनकी समस्याओं और सुझाव पर गंभीरता से विचार हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा आयोग युवाओं के लिए रोजगार और विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर्वप्रथम मैं इस प्रदेश के ऊर्जावान और युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन किया है और यहाँ सभी युवाओं में बहुत ही उत्साह है और सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करा है। और आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़ चढ़ के युवाओं ने यहाँ भागीदारी करी और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करा, आतिशबाजी करी और एक दूसरे को मिष्ठान खिला के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करा। युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं के लिए जो एक युवा आयोग का गठन किया गया है, इसी उपलक्ष्य में हम सभी युवा माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये युवा आयोग युवाओं के लिए एक नई पहल है जो इस प्रदेश को आगे ले जाने में युवाओं की भागीदारी को। कुंभ मेला 2027 को लेकर धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभाग और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित आपदा और आपदा स्थिति में निपटने के लिए तैयारियां पहले से पूरी की जाए। पूरे कुंभ क्षेत्र की संकटवार निकासी योजना तैयार करने के साथ भीड़ प्रबंधन, यातायात, अग्निशमन और आपातकालीन व्यवस्था को लेकर समुचित योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने नियमानुसार मार्क ड्रिल, आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर भी जोर दिया। साथ ही संचार व्यवस्था मजबूत करने, मोबाइल नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और कंट्रोल रूम को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार का फोकस कुंभ 2027 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत बचाव व्यवस्था सुनिश्चित करने पर है। इस मामले में मुख्यमंत्री धामी भी कई बार बैठक कर चुके हैं। खटीमा में विद्युत केबल चोरी के मामले में पुलिस ने विद्युत विभाग की टीम के सहयोग से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के आरोपियों के कब्जे से करीब 165 टुकड़े में कटी विद्युत केबल बरामद की है, जिसमें से नियमानुसार कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी में इस्तेमाल कार भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के अनुसार ग्राम चंदोली में 11 kV कृषि फीडर की लाइन से केबल काटकर चोरी की गई थी और आरोपी इसे कार में भरकर ले जा रहे थे। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाड़ी स्थित भीम कॉलोनी के पास कार को रोककर चोरी आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने खटीमा क्षेत्र में पूर्व में भी केबल चोरी कर कवड़ियों को बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब अन्य घटनाओं और आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। के क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई कि जो बिजली विभाग के जो तार होते हैं, इस तार के जो बड़े जो गट्ठर होते हैं, जिसमें कि 81 तार थे और लगभग 1 से 1.5 फीट के जो तार थे, उसके 2 बड़े गट्ठर चोरी हुए हैं। पुलिस के द्वारा तुरंत नाकाबंदी की गई, जगह जगह चेकिंग की और चेकिंग के उपरांत एक गाड़ी एक वाहन मिला, जिस वाहन में 4 लोग सवार थे। उस वाहन की जो चेकिंग की गई तो पता चला कि उसमें इन्होंने चोरी का सारा सामान रखा हुआ है। विगत कुछ वर्षों से हमारे चंदेली और उलानी फीडर में चोरी की केबल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। इसके लिए हमने अपने लाइनमैनों की टीम गठित करी और जो लाइनमैनों की टीम गठित करी वो रात को गश्त करती थी, रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक।
आज दिनांक 20 अगस्त सुबह 3-3:15 बजे हमें सूचना मिली कि चंदेली में कुछ लोग केबल काट रहे हैं। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। श्रीकोट और भक्तियाना में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट शामिल हुए। महिलाओं ने डॉक्टर धन सिंह रावत को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नशा मुक्त उत्तराखंड का संदेश भी दिया गया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 29 अगस्त से प्रदेश में 100 दिन का नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने महिलाओं से युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज से जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वहीं रुचि भट्ट ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में विकास कार्य में दम पर भाजपा श्रीनगर सीट पर जीत दर्ज करेगी। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। देखिए, मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ आके हमेशा अच्छा लगता है और मेरा बिल्कुल दूसरा घर है। मेरे पठन पाठन यहीं हुआ, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ी, तो हमेशा वो यादें जो कॉलेज की हैं ताज़ा हो जाती हैं। और एक ऐसे पावन अवसर पे मुझे आने का मौका मिला है। रक्षाबंधन एक ऐसा पावन भाई बहन के नाते, और भाई धन सिंह जी ने आज इनवाइट किया। बहुत खुशी हुई क्योंकि महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बहनों के बीच में संवाद होना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये भाई बहन का एक रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, जिससे आप एक दूसरे के प्यार प्रेम के लिए भी और आगे दूसरे के उज्जवल भविष्य के लिए भी आप इसको देखते हैं। और इसमें ये है कि अगर हमने मंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधा है तो हम चाहते हैं कि वो निकट भविष्य में जो भी आगामी चुनाव आ रहे हैं उसमें वो सफलता हासिल करें। देहरादून में श्री नंदा देवी राजजात पूर्व पीठिका समिति उत्तराखंड की ओर से शेफ्रन सर्ज मेकिंग ऑफ द ब्रेव न्यू भारत पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुस्तक के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार तरुण विजय कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बस्सल समेत कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। आरएसएस के प्राप्त प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जबकि पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान पुस्तक में भारत के भविष्य, राष्ट्र निर्माण और युवा पीढ़ी में साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना को लेकर दिए गए विचार पर चर्चा हुई। युवाओं की शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और एक नए भारत की परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया। भारतवर्ष का उदय सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्राचीन उन युवाओं की शक्ति के बल पर हो रहा है, जिसने नचिकेता के रूप में यमराज से प्रश्न करने का साहस दिखाया, जो यम से नहीं डरते, जो मृत्यु के देवता से नहीं डरते। वह है हमारी हिंदू धर्म की सनातन शक्ति। और हकीकत राय से लेके डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने 39 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, जिसने आज पूरे देश का एजेंडा बदल दिया है, एक नवीन पाथेय दिया है। कल तक जो लोग कहते थे कि 370 नहीं हटेगी, वो हमारे स्वयंसेवकों ने प्रधानमंत्री के रूप में हटा के दिखा दी। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के आधे अधूरे गायन को लेकर लिए गए निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने इसे देश की भावनाओं और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के बलिदान का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रभक्ति और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा राष्ट्रीय भाव है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पहले भी वंदे मातरम को बांटने का काम कर चुकी है और अब उसी मानसिकता को दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए देश की भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत से समझौता नहीं किया जा सकता। सीएम धामी ने कांग्रेस से सवाल किए कि आखिर वह वंदे मातरम के विरोध में क्यों खड़ी है और उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की भावना के विपरीत क्यों जा रही है, जिनमें मातृभक्ति भूमि की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने जो वंदे मातरम आधा अधूरा गाने का जो उनकी कार्य समिति ने फैसला लिया है, वो देश विरोधी फैसला है। उन करोड़ों करोड़ देशवासियों की जो भावना है, उन शहीदों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन सभी के सपनों पर कुठाराघात है। और
कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से करती रही है। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, खजानदास भरत सिंह चौधरी, सांसद नरेश बंसल समेत बड़ी संख्या में लक्षपति दीदी और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल हुई। वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जिलों की महिलाएं भी कार्यक्रम में जुटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की 3 लाख से ज्यादा बहन आज लक्षपति दीदी बन चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत 13,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण और कृषि की ऋण की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि कभी पलायन प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती था, लेकिन आज गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार के साथ गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार का लक्ष्य 2 लाख और महिलाओं को लक्षपति दीदी बनाना है। स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण, बाजार और कृषि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से लगातार काम किया जा रहा है। बहनों को जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना अनेक उत्पाद बना रही हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छा बाजार मिले, उनके उत्पादों को बेचने के लिए उनको सही प्रकार से ऋण इत्यादि की व्यवस्था हो, अच्छी उनको ट्रेनिंग हो। मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें अभी तक 13,000 से भी अधिक लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ मिला है। उनको ट्रेनिंग भी मिली है, उनको ऋण भी मिला है, इस क्षेत्र में काम करने का अवसर भी मिला है। उत्तराखंड लाइव को यही रखती हूँ। नमस्कार।